तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं आर्नोल्ड करीब आने को है और 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में पूरा शो रहने वाला है। आज हम लोग स्ट्रेट अवे इसकी करते हैं प्रिडिक्शंस, यही आज का टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें बात करेंगे आज टॉप 6 बॉडी बिल्डर्स की जो मेरे हिसाब से इसमें रह सकते हैं। तो यार देखो, फर्स्ट नंबर पर मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पर रखना चाहता हूँ बिग रैमी को। रैमी की हमने कंडीशनिंग अभी तक नहीं देखी है। हाँ, उनका जो फेस है वो डेथ फेस जिसको बोलते हैं, सक्ड इन फेस जो हो रखा है, उसको हमने ज़रूर देखा है। उसी से कंडीशनिंग का काफ़ी अंदाज़ा लगाया भी जाता है। एक बॉडी बिल्डर का पहले ही पता लग जाता है उसके फेस को देख करके कि कितना अच्छा वो दिखने वाला है स्टेज पर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस फेस की, देखो ये बात बहुत हद तक सही है कि फेस देख करके बॉडी का पता लग जाता है, पर बहुत हद तक सही है, पूरी तरह से लेकिन ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो लास्ट ईयर रोली विंकलर का फेस सबसे ज़्यादा सक्ड फेस था ओलंपिया में, और इससे पहले इस तरह का फेस हमने रोली विंकलर का कभी नहीं देखा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ऑफ आए थे। वहीं मैं फेस की बात करूँ ब्रेंडन करेगी, तो ब्रेंडन का फेस नॉर्मली लग रहा था, वो उतना ज़्यादा कंडीशन आए भी नहीं थे, लेकिन रोली के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा बेहतर लग ही रहे थे। रोली ऑफ आने की वजह से ही तो आउट ऑफ टॉप 5 हो गए थे। इसी वजह से फेस की अगर बात है, ठीक है, ये बात बहुत हद तक पॉसिबल है। बिग रैमी का फेस पहले से काफ़ी ज़्यादा सक्डीन है जो आज तक हमने नहीं देखा। इससे मतलब बिल्कुल ये निकाला जा सकता है कि वो अपनी लाइफ की बेस्ट शेप इसमें लेकर के आएंगे। इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, पर एट द एंड क्या हो सकता है कुछ घंटों पहले जब एक एथलीट स्टेज पर चढ़ता है वो मायने रखता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, आपको एग्जांपल दूँ फिल हीथ का फेस कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पिचका हुआ नहीं दिखा होगा, लेकिन कंडीशनिंग के मामले में वो हमेशा ही दूसरे एथलीट से ऊपर आते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको ये वाली फ़ोटो दिखाऊँ, शॉन रोडन बहुत ज़्यादा सक्डीन हो जाते हैं, लेकिन फिल हीथ का फेस उस हिसाब से अंदर नहीं जा पाता और वो ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग दिखाते हैं। ये पहले की फ़ोटो है 2015 की। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ में बिलीव ज़रूर करता हूँ कि बिग रैमी का ये जो फेस है, इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें उनकी अच्छी शेप देखने को मिलेगी स्टेज पर। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न तो अब निकल करके आ रहा है, और वो रीज़न ये है कि बिग रैमी ने ऑफिशियली ज्वाइन कर रखा है चैड निकोल्स को। एक वही ट्रेनर, एक वही कोच जिनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है अलग अलग से, जिनको कि डेथ गुरु के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है, किडनी क्रशर के नाम से भी जाना जाता है। और चैड निकोलस एक बहुत ही फेमस कोच रहे हैं, रॉनी कोलमैन, फ्लेक्स व्हीलर के। अगर आपको ना पता हो वीडियोस देख लेना। फिलहाल बिग रैमी का जो ये फेस है, ये एक नया लुक है, इसके पीछे की अब सबसे बड़ी वजह तो यही हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक नए कोच को ज्वाइन किया हुआ है। इस वाली प्रेप को पूरा उन्होंने चैड के साथ में मिल करके करा है। खैर, जो उन्होंने काम करा है बिग रैमी ने, उसके लिए वैसे उनको आर्नोल्ड का जो टाइटल है अभी से दे देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी फिर भी एक अच्छी शेप, एक अच्छे लुक की हम लोग उम्मीद करते हैं बिग रैमी के साथ में, और ये अभी की एक सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो एक्चुअली में वीडियो थी, हम प्रिडिक्शन के बारे में इसमें बात कर रहे थे। बिग रैमी को मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ। सेकंड पर मैं रखना चाहूँगा नील योडा हिल के एक पुराने क्लाइंट यानी कि विलियम बोनैक को। विलियम बोनैक को हमने लास्ट ईयर देखा ओलंपिया में, काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग दिखाई थी, बट फ्लैट भी आए थे वो इतने ज़्यादा राउंडेड और टाइटली एकदम जो होता है ना, बिल्कुल पॉप करती हुई जो मसल्स होती है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो लोडेड मसल्स होती है, वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी। फ्लैट काफ़ी आए थे। बेस्ट फिजिक विलियम बोनैक ने अपनी आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंट करी थी लास्ट ईयर, और ओहायो में भी करी थी। लेकिन उसके बाद में ओलंपिया में जब वो आए, अपने कोच से अलग हो चुके थे। कंडीशनिंग ज़रूर नेल करी थी, लेकिन फ्लैट फिजिक आई थी। वहाँ पर एक और चीज़ नोटिस ये करी गई थी कि विलियम बोनैक के लेग्स जो थे वो भी इम्बैलेंस्ड लग रहे थे। नील हिल का ये कहना है कि विलियम बोनैक के लेग्स में शायद नर्व डैमेज हो गया, जिसके चलते उनका एक लेग दूसरे लेग से ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इस बात में सच्चाई है और ऐसा विलियम बोनैक सही में कोई इशू फेस कर रहे हैं नर्व डैमेज का और लेग इम्बैलेंस का, तो ये चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। देखना होगा स्टेज पर क्या सही में ऐसा कुछ है। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि विलियम बोनैक कंडीशनिंग नेल ज़रूर करते हैं, वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर है, हमेशा ऑन पॉइंट ही दिखते हैं। इस वजह से उनको मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर डालता हूँ। खैर, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ब्लेड को मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। डेक्स्टर एक खतरनाक बॉडी बिल्डर है, ये तो मानना पड़ेगा, और इसी के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये नहीं मालूम ऑफ भी आ जाए या ऑन आएंगे, क्योंकि पिछले साल ओलंपिया में काफ़ी स्ट्रांगली वो जा रहे थे, बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा। इतना कॉन्फिडेंट वो शायद कभी नहीं थे, लेकिन काफ़ी ऑफ आए थे। दूसरे बॉडी बिल्डर्स उनसे भी ऑफ आ गए, तो डेक्स्टर चौथी प्लेसिंग लेकर के आए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर रैमी स्ट्रांग आते हैं, जो कि काफ़ी हद तक अभी उम्मीद है नए कोच के साथ में, और विलियम बोनैक जो कंडीशनिंग अक्सर नेल करते हैं, तो फिर डेक्स्टर को यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग ही मिलनी चाहिए। इस वजह से मैं उनको यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि लाइनअप स्ट्रांग है और डेक्स्टर एक खतरनाक बॉडी बिल्डर है, बट अभी विलियम बोनैक उनसे ऊपर है इस टाइम, और बिग रैमी तो सबसे ऊपर है। फिलहाल डेक्स्टर के कोच यानी कि जॉर्ज फेरा का कहना है कि डेक्स्टर का जो स्टमक इशू था, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड वो आते थे, गट काफ़ी दिखता था, अभी वो चीज़ बहुत हद तक सॉल्व हो गई है, और डेक्स्टर इस बार एक नए लुक के साथ में हमें दिखेंगे।
खैर आने वाला टाइम बताएगा। पिछली बार डेक्स्टर ने एब्स भी ट्रेन करे थे ओलंपिया में आने से पहले, जो कि उन्होंने लाइफ में पहली बार करे, लेकिन कोई इसका उतना फ़ायदा उनको मिला नहीं। देखते हैं इस बार डेक्स्टर क्या कुछ नया कर पाते हैं। फिलहाल थर्ड उनकी प्लेसिंग रहनी चाहिए। फोर्थ पे मैं डालता हूँ यहाँ पर सेड्रिक मैकमिलन को। सेड्रिक बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर, कुछ सालों से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, और आर्नोल्ड में लेकिन हमेशा उनका लोहा माना जाता है कि आर्नोल्ड में तो वो अच्छे दिखते ही दिखते हैं। तो अगर ऐसा है और इस बार भी वो ऐसा ही करने वाले हैं तो फिर सेड्रिक खतरनाक बैठ सकते हैं। अगेन थर्ड प्लेसिंग और फोर्थ प्लेसिंग के लिए सेड्रिक और डेक्स्टर आपस में लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखो सारा का सारा गेम क्या है, कंडीशनिंग का। अभी मान लो डेक्स्टर थोड़े से ऑफ आ जाए, सेड्रिक थर्ड पे चले जाएंगे, सेड्रिक ऑफ आ जाए, डेक्स्टर थर्ड ले लेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों लेकिन इसमें लड़ाई करने वाले हैं इस प्लेस के लिए। फिफ्थ नंबर के यहाँ पर बात करते हैं। फिफ्थ पर डालता हूँ मैं पैट्रिक मोर को। पैट्रिक मोर ने पिछले साल काफ़ी बॉडी बिल्डर्स के मोर उड़ा दिए थे अपनी कंडीशनिंग दिखाते हुए, लेकिन 10th प्लेसिंग उनको मिली अनफॉर्चुनेटली। जजेस ने कंडीशनिंग से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर साइज़ को प्रायोरिटी दी थी। यहाँ पर अगर कंडीशनिंग के मायने ज़्यादा रहते हैं तो फिर चांस ज़्यादा है कि पैट्रिक मोर फिफ्थ आ जाएंगे। पैट्रिक की शेप, स्ट्रक्चर वगैरह सब ज़बरदस्त है। मसल मास की बात करूँ तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स का कहना है जो उनको करीब से जानते हैं कि उन्होंने कुछ मसल्स ऐड करी, अपनी बैक में थोड़ी थिकनेस और लेग्स में थोड़ी थिकनेस ऐड करी, बट पॉसिबल नहीं है कि 6 महीने के ओलंपिया के बाद में इतनी जल्दी इस कॉन्टेस्ट में एक मासिव हम चेंज देख पाएँ पैट्रिक मोर की फिजिक में। ये थोड़ा बहुत चेंज आया भी होगा तो इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। तो पैट्रिक मोर जैसे ओलंपिया में थे अगर वैसे ही इस बार दिखते हैं तो यहाँ पर फिर फिफ्थ प्लेसिंग लेकर के आएंगे। इसके बाद बात करूँ सिक्स प्लेस, सर्जियो लीवा जूनियर। सर्जियो लीवा बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर, मुझे लगता है आने वाले टाइम में बनेंगे, लेकिन अभी की जो प्रेप उनकी गई है काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप प्रेप गई है। मतलब इससे ज़्यादा अटेंशन सर्जियो के पास कभी नहीं आया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड थे। उनका ध्यान इधर उधर की चीज़ों में नहीं था, जो कि अक्सर रहता है क्रिस कॉर्मियर के रहते हुए जो कि उनके ट्रेनर है, क्रिस असीटो के रहते हुए जो कि उनके प्रेप कोच है। सर्जियो का ये बोलना है कि मेरे पास अब कोई वजह नहीं है कि मैं बेकार प्लेस करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं स्पोर्ट छोड़ दूंगा। तो सर्जियो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये चीज़ देखने में मज़ा आता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि सर्जियो और पैट्रिक के बीच में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कौन किसको हराता है। तो वो भी एक मज़ेदार चीज़ है अपने आप में। लेकिन सर्जियो मुझे लगता है अपनी बेस्ट एवर शेप इस बार ज़रूर दिखाएंगे। काफ़ी पहले ही वो रेडी हो गए, वे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऑन पॉइंट दिख रहे हैं। बट सर्जियो के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है मसल राउंडनेस की। सर्जियो का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पैट्रिक का है अगर मैं कंपेयर करूं, तो इस वजह से भी मैंने पैट्रिक को यहाँ पर ऊपर रखा। सर्जियो के साथ में प्रॉब्लम मैंने बताया मसल राउंडनेस की ज़्यादा है, क्योंकि उनके डेल्ट्स जो है वो पॉप नहीं करते उस तरीके से। उनके बाइसेप ट्राइसेप में इतना साइज़ नहीं है, बैक उतना कोई स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट नहीं है। हाँ, लेग्स उनके स्ट्रॉन्ग है। तो मसल राउंडनेस की बात जब आती है, मैं इसमें ये बात मानता हूँ कि थोड़ा ऑफ आ जाओ बट राउंडेड ज़रूर आओ। राउंडेड बॉडी बिल्डर को जजेस ऊपर पहुंचा देते हैं। राउंडेड बॉडी बिल्डर अगर छोटा भी है ना साइज में, बड़े बॉडी बिल्डर्स को बीट कर देता है। मसल राउंडनेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यार। आप देखो बेस्ट मसल राउंडनेस वाले बॉडी बिल्डर्स को क्या बोला जाता है, जेनेटिकली बेस्ट बॉडी बिल्डर। पिछले साल का एग्जांपल ले लो, राउंडेड ब्रेंडन करी ने ऑफ होते हुए भी विलियम बोनैक को बीट कर दिया, जबकि बोनैक जो है कंडीशन ज़्यादा थे लेकिन वो फ्लैट थे। तो ये आई थिंक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और यही चीज़ है जो कि सर्जियो लीवा अभी लैक करते हैं। यहाँ पर 8th नंबर की बात करूँ, जॉश लिनार्डविच, इनको मैं रखना चाहता हूँ। जॉश की कंडीशनिंग हमने नहीं देखी, उनकी फिजिक को लेकर के इतना कुछ नहीं मालूम। अगर वो कंडीशन आए तो सर्जियो को भी बीट कर देंगे, पैट्रिक को भी बीट कर देंगे अगर वो एकदम कंडीशन आए तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासिव है साइज़ में। लेकिन फ़िलहाल पिछले साल की कंडीशनिंग को ही मैं इस साल देखूं तो, और जॉश का क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, एक टाइम बाद आ रहे हैं वो, तो इस वजह से मैं उनको यहाँ पर 7th पर डालता हूँ। तो ये सारी मेरी प्रिडिक्शंस थी। इसके बाद इसमें एक और भी अपडेट आ रहा है। तो हमें मालूम था कि मामला लटका हुआ था एमेच्योर शोज़ का, आर्नोल्ड एमेच्योर का, तो फिलहाल वो क्लियर हो चुका है कि आर्नोल्ड एमेच्योर होने वाला है और 5 तारीख से लेकर के उसी तरीके से सारा शेड्यूल रहने वाला है एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स का। बात इसमें मैं करूँ कि टाइम और शेड्यूल क्या है, तो आर्नोल्ड देखने का जो तरीका है वो सबसे पहले आता है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है arnoldsportsfestival.com, उस पर लाइव टेलीकास्ट वो दिखाएंगे। मैं लिंक डाल दूंगा आपको, अगर जाना वहाँ से चले जाना। और जो टाइमिंग है वो ये है कि 7 तारीख को रात के 11:30 बजे आप ये लाइव देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर। बिग रैमी को आते हुए डेक्स्टर जैक्सन, विलियम बोनैक, तरह तरह के सब आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स आपको दिखाई देंगे। और फिर 8 तारीख सुबह 5:30 बजे लाइव स्ट्रीम आएगा फाइनल्स का, मतलब 5:30 बजे आपको सुबह उठ के देखना पड़ेगा। अब ये इसलिए क्योंकि भाई वो उनके हिसाब से चल रहे हैं। आर्नोल्ड जो वो एक दिन का स्पोर्ट होता है, प्री जजिंग फाइनल्स एक ही दिन होते हैं। यहाँ हमारे दिन रात AM PM सब अलट पलट जाते हैं, तो इस वजह से हमें भी दिक्कत होती है। तो वो चीज़ जो है सो है, लाइव आपको देखना, आप देख सकते हो उस तरीके से जा करके। तो यही थी दोस्तों कुल मिलाकर के वीडियो पूरी। आप लोग बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।